तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई, काउंटिंग हो रही है। किसी भी वक्त चुनाव परिणाम आ सकता है। राज्यसभा की 2 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा, इनकी सीटें खाली हुई हैं। उसी को लेकर इस वक्त हम खड़े हैं विधानसभा में कि इन सीटों को लेकर जो चुनाव हुआ, वोटिंग हुई। 90 में से 88 विधायकों ने हरियाणा में आज राज्यसभा के 2 सीटों के लिए वोटिंग की है। और यहां पर 2 जो विधायक हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं की, वो आईएनएलडी के विधायक है आदित्य देवीलाल चौटाला और साथ में अर्जुन सिंह चौटाला, यानी इनेलो ने आज के मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। राज्यसभा में 2 सीटें, लेकिन उम्मीदवार 3। कांग्रेस की तरफ से करमवीर सिंह बौद्ध को चुनाव मैदान में उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने पुराने चेहरे आरएसएस से जिनका गहरा ताल्लुक है, संजय भाटिया पर दांव खेला, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। और उम्मीदवार बनाने के बाद जो तीसरे उम्मीदवार की एंट्री होती है, वो भी भाजपा समर्थित सतीश नांदल, निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल ने अपना नामांकन किया। 3 निर्दलीय विधायक और 7 जो विधायक बीजेपी के, उनके साथ उन्होंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन किया। यहीं से पूरा का पूरा गेम बदल जाता है। लेकिन क्या वो तीसरे उम्मीदवार के आने से जो रोमांच था, वो आज चुनाव परिणाम में दिखेगा? क्या यहां बीजेपी की रणनीति आंकड़ों पर भारी साबित होगी? हालांकि कांग्रेस ने आज पुरजोर तरीके से कहा कि हमारे विधायक एकजुट थे और एकजुट हैं। सभी विधायकों ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है और हमारी जीत सुनिश्चित है। जहां तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, उनका इतिहास दिखाया जा रहा था कि भाई इससे पहले 2016 हो, 2022 हो, उसमें हमने देखा कि कांग्रेस के पास आंकड़े होने के बावजूद भी अपना उम्मीदवार कांग्रेस नहीं जितवा पाई है। इस बार भी ये प्रतिष्ठा का सवाल था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि अगर 30 वोट भी कांग्रेस नहीं दिलवा पाती, उनका उम्मीदवार हार जाता है, तो सीधा सा मतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, उनकी पकड़ नहीं है। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे, सभी विधायकों को टिकट दिलवाने में उन्हीं का हाथ था। और अब ये चुनाव परिणाम बहुत कुछ बता देगा। आईएनएलडी ने अपने पत्ते आखिरी वक्त तक नहीं खोले, और जब पत्ते खोले तो उस वक्त तक पूरा का पूरा गेम जो था, पिक्चर हम कह सकते हैं कि क्लियर हो चुकी थी। आईएनएलडी की तरफ से साफ फैसला किया गया कि दोनों ही विधायक वोट नहीं डालेंगे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई कि जनता से रायशुमारी बकायदा की गई थी, पर्यवेक्षक भेजा गया था और वहां से फीडबैक लिया गया जनता से, और वहां से फैसला यही हुआ है। जनता ने कहा कि बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी वोट ना दिया जाए, किसी भी उम्मीदवार को वोट ना दिया जाए। उन्होंने ये जनता का हवाला करके हम कह सकते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है आईएनएलडी ने। बीजेपी की बी टीम कांग्रेस लगातार आईएनएलडी को बताती रही है, तो यहां पर बीजेपी का विरोध करके, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट न देके अपने आप को आईएनएलडी साबित करना चाहती है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। और कांग्रेस को वोट ना करके भी साबित करना चाहते हैं कि हम तो कभी कांग्रेस के साथ गए ही नहीं। अब बात आती है बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी रणनीति में माहिर मानी जाती है। आखिरी वक्त तक कोई नहीं बता सकता कि कैसे वो बाजी पलट दी, लेकिन क्या इस बार वो ऐसा कर पाएंगे, इसी पर सभी की नजरें हैं। बहुत कम वक्त में ही तस्वीर साफ भी हो जाएगी, चुनाव परिणाम सामने आ जाए। काउंटिंग क्योंकि 5 बजे शुरू हो गई थी, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग हुई। 88 वोट पड़े हैं, 90 वोट में से 90 विधायक चुनकर आते हैं। और यहाँ अब इंतजार है कि काउंटिंग के बाद क्या रिजल्ट रहता है। बीजेपी की रणनीति यही थी कि 31 जो विधायक हैं वो संजय भाटिया को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और उनकी जीत सुनिश्चित है। उसके बाद जो 17 विधायक होंगे वो सतीश नांदल को वोट देंगे, 3 निर्दलीय, और उसके अलावा फिर बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को भी सारी की सारी जो आशा थी वो कांग्रेस के विधायकों से थी। लेकिन कांग्रेस आज ये दावा कर रही है कि उनके सारे के सारे विधायक एकजुट हैं और उनका वोट कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक चर्चा यहां पर जरूरी, मोहम्मद इलियास ने वोट कास्ट करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। जो शैली चौधरी हैं उनके साथ भी, तरुण भंडारी जो राजनीतिक सचिव हैं मुख्यमंत्री के, उनके साथ जो तस्वीरें आई उससे भी हलचलें तेज हुई। और शैली चौधरी वोट करने के बाद भी यहां से चली गई थी, मोहम्मद इलियास भी चले गए थे। इन्हीं 2 को लेकर अटकलें लगाए जा रहे कि इन्होंने क्रॉस वोट किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज अगर हम बताएं आप लोगों को, सुबह से ही धीर गंभीर नजर आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सकपकाए हुए भी नजर आए और गुस्से में नजर आए, ऊपर से नीचे आए। लेकिन उसके बाद मीडिया से बातचीत अभी तक उन्होंने नहीं की है। गंभीर मुद्राएं उनके चेहरे की आप कह सकते हैं कि आज सुबह से देखने को मिल रही हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने भी बहुत बड़ा जिम्मा अपने कंधों पर उठाया हुआ है, क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव भर नहीं है, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आगे राजनीति कैसे होगी कांग्रेस में, हरियाणा में, उसको लेकर भी है। देखिए, अगर यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार 37 विधायक होने के बाद भी अगर हार जाता है
तो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सीधे सीधे कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कोई संकेत या बड़ा फैसला, बड़ी सर्जरी आप कह सकते हैं कि हो सकती है। तो सभी की नजरें जहां इस राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर है, ये भी नजरें रहेंगी कि अगर कांग्रेस का विधायक यहां से जीत कर नहीं आता तो फिर क्या भविष्य बचता है कांग्रेस का प्रदेश में, और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का। लेकिन उधर से आज दावा लगातार यही किया जा रहा है कि हमारे विधायक, भले ही हमने बाड़बंदी की हो, उसके पीछे भी एक वजह है कि ऑपरेशन लोटस चलाती है बीजेपी। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल बीजेपी करती है, खरीद फरोख्त करती है। उससे बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने अपने विधायकों को रिजोर्ट में भेजा था, हिमाचल भेजा था। लेकिन अब सिर्फ चुनाव परिणाम ये साबित कर सकता है कि क्या हुआ है। क्या यहाँ पर आंकड़ों की जीत हुई है, सत्ता की जीत हुई है, सिद्धांत की जीत हुई है, क्या चुनाव परिणाम रहता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प चुनाव है। दिलचस्प इसलिए कि तीसरा उम्मीदवार आया था, लेकिन अगर एक उम्मीदवार बीजेपी का, एक उम्मीदवार कांग्रेस का जीतता है तो बहुत ज्यादा असर इस चुनाव का हरियाणा की राजनीति पर नहीं होगा। लेकिन अगर एक बीजेपी का उम्मीदवार और दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो बहुत बड़ा खेला आप इसे कह सकते हैं, और हरियाणा की राजनीति के भी हर लिहाज से एक बहुत बड़ा मोड़ होगा, राजनीतिक घटनाक्रम होगा। वो क्या होगा उस पर हम आगे चर्चा आपको करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंतजार है, अटकलें लगाई जा रही हैं। मोहम्मद इलियास, शैली चौधरी को लेकर हम आपको पहले से बता चुके हैं। आईएनएलडी ने भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कूटनीतिक कदम जरूर उठाया है। अपनी राजनीतिक भविष्य को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं आईएनएलडी के सुप्रीमो। कांग्रेस का विरोध हम जानते कि पहले से है। तो इस चुनाव में, क्योंकि पहले जितने चुनाव हुए वहां करीब करीब बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को ही वोट आईएनएलडी की तरफ से दिए गए। अगर आज यहां सतीश नांदल को खुले तौर पर अगर वो वोट देते तो ये मैसेज जा सकता था कि बीजेपी की बी टीम है, जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप भी लगाती है। तो आज चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेकर बीजेपी ने अपने आप की तरफ, आईएनएलडी ने अपने आप की तरफ से साबित करने की कोशिश की कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। जैसा विरोध हम बीजेपी को, कांग्रेस का करते वैसा हम बीजेपी का भी करते हैं। तो एक बड़ा कूटनीतिक कदम आप कह सकते हैं इस राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। और दूसरा, कांग्रेस पर सभी की नजरें हैं। बहुत ज्यादा जग हंसाई यहां होगी अगर कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाते हैं, जबकि बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार तो उनका जा ही रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार सतीश नांदल जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनके, अगर उनकी हार भी होती तो बहुत ज्यादा नुकसान आप उसको राजनीतिक रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के अगर उम्मीदवार 37 विधायक होने के बावजूद हार जाते हैं तो ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जरूर होगा।